हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी आप यहाँ पर स्क्रीन पर जो पिक्चर देख रहे हैं ये तानसेन की तस्वीर है। बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ए न्यू चैप्टर फॉर यू फॉर CBSE बेस्ड क्लास 6 स्टूडेंट्स इंग्लिश के लिए, जिसका नाम है तानसेन। और ये जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 5 है। तो आप तस्वीर में देख रहे हैं ना तानसेन को, तानसेन गा रहे हैं ऐसा कुछ लग रहा है। मेरे ख्याल से वो सारे बच्चे जिनकी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में दिलचस्पी है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में दिलचस्पी है, वो कहीं ना कहीं उन्होंने तानसेन का नाम ज़रूर सुना होगा। और बाकी आगे हम लोग देखते हैं, और जब ये चैप्टर डिस्कस कर लेंगे तो फिर आखिर में भी हम लोग तानसेन जी के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करेंगे। फिलहाल आप समझ लो कि तानसेन एक बहुत बड़े गायक थे और ये अकबर के समय में थे, और अकबर ने इन्हें अपने यहाँ रखा हुआ था। मुझे लगता है उनके नवरत्नों में भी शामिल रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ पर तानसेन के बचपन की एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द चाइल्डहुड ऑफ तानसेन। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि लिखा है तानसेन वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। वो इकलौते बच्चे थे। नॉटी बट टैलेंटेड, ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली। तो क्या बताया गया है तानसेन के बारे में? ही वाज ए नॉटी बॉय, लेकिन वो बहुत ही टैलेंटेड थे। और उनका टैलेंट किस चीज़ के बारे में था? क्योंकि वो चिड़िया की आवाज़, जानवरों की आवाज़ आसानी से उसकी नकल कर लिया करते थे। वो अपने मुंह से चाहे तो चिड़िया और जानवरों की आवाज़ बिल्कुल उसी तरीके से निकाल सकते थे। सो वंस ही ट्राइड टू फ्राइटन ए ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स बाय रोअरिंग लाइक ए टाइगर। तो इस स्टोरी में हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं, जानने जा रहे हैं कि किस तरीके से एक बार उन्होंने कुछ ट्रैवलर लोगों की एक टोली को, एक ग्रुप को डराने की कोशिश की थी। बच्चे ऐसा करते हैं ना, तो तानसेन भी तो बच्चे ही थे। उन्होंने बाघ की आवाज़ निकालने की कोशिश की, बाघ के गुर्राने की आवाज़ निकालने की कोशिश की। टाइगर की आवाज़ सुनकर के कोई भी डर जाएगा, है ना। तो आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। अच्छा, आप सारे बच्चे समझ रहे हो ना, ये चैप्टर 5 है। किताब का नाम है ए पैक्ट विद द सन। और जो बच्चे CBSE क्लास 6 के स्टूडेंट हैं, जो NCERT का सिलेबस फॉलो करते हैं, उनकी इंग्लिश की किताब का ये 5th चैप्टर है। सो यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन, द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज प्रोड्यूस्ड। तो इतनी बड़ी बात लिखी है तानसेन के बारे में कि वो अभी के समय तक के ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन, सबसे बड़े संगीतकार रहे हैं जिनका हमारे देश में जन्म हुआ है। ए सिंगर कॉल्ड मुकंदन मिश्रा and his wife lived in Behath near Gwalior. Tansen was their only child. It is said that he was naughty child. तो यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं तानसेन के बचपन के बारे में। सो व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज फादर? उनके पिताजी का नाम था मुकंदन मिश्रा, है ना। तो मुकंदन मिश्रा और उनकी वाइफ बेहत नाम के एक गाँव में रहा करते थे, ग्वालियर के पास में। ग्वालियर आप समझ रहे हो ना, ग्वालियर कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। और तानसेन उनके इकलौते बच्चे थे, और ये कहते हैं कि वो बचपन में बहुत ही शरारती, बहुत ही नॉटी हुआ करते थे। ओफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। सो दिस वॉज द स्पेशल मैटर अबाउट द चाइल्डहुड ऑफ मियाँ तानसेन। तानसेन के बचपन के बारे में कि वो अक्सर अपने घर से बाहर चले जाया करते थे, जंगलों में जाते थे, जंगल में खेलना उन्हें पसंद था। और जैसे चिड़िया की आवाज़ होती है, जंगली जानवरों की आवाज़ होती है, बिल्कुल वैसी की वैसी ही आवाज़ निकालना उन्होंने बचपन में सीख लिया था। सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट ये तानसेन है बचपन के रूप में। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि देयर आर सम म्यूजिशियंस जो ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ पर लग रहा है जैसे तानसेन अपने मुंह से किसी जंगली जानवर की आवाज़ निकाल रहे हैं और ये लोग डर रहे हैं। आगे स्टोरी में देखते हैं कि क्या हुआ था आखिर। ओके, सो ए फेमस सिंगर named Swami Haridas was once traveling through the forest with the
disciples. Tired, the group settled down to rest in a shady grove. तानसेन saw them. तो ये कहानी आगे बढ़ती है कि स्वामी हरिदास नाम के एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक थे, वो अपनी ग्रुप के साथ में, अपने शिष्यों के साथ में, डिसिपल का मतलब होता है शिष्य, चेला, उन सब के साथ में वो जंगल से यात्रा कर रहे थे. ही वॉज टायर्ड, ठीक है, वो थके हुए थे, तो इसीलिए वो जंगल में ही एक पेड़ के नीचे में, जहाँ एक छायादार वृक्ष था, उसके नीचे में वो आराम करने के लिए ठहर गए. सो नाउ व्हाट हैपन, तानसेन सॉ देम, तानसेन ने उन्हें देखा. स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ, इट विल बी फन टू फ्राइटन देम. तो तानसेन बचपन में नटखट थे, उसका प्रूफ ये है कि देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे ही तानसेन ने इन अजनबी लोगों को, बाहरी लोगों को जंगल में देखा, उन्होंने सोचा कि अब तो बड़ा मज़ा आएगा इन लोगों को डराने में. ही ट्राइड टू फ्राइटन देम. ही हिड बिहाइंड ए ट्री एंड रोअर्ड लाइक ए टाइगर. द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर, बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर. डोंट बी अफ्रेड, he said, tigers are not always dangerous, let us look for this one. तो इन ट्रैवलर्स को सताने के लिए, परेशान करने के लिए छोटे तानसेन ने क्या किया, उन्होंने किया कि वो एक पेड़ के नीचे, एक पेड़ के पीछे छिप गए और उसी तरह की आवाज़ निकाली जैसे कि एक टाइगर गुर्राता है. टाइगर के गुर्राने की आवाज़ आप समझ सकते हो ना, कोई भी सुनेगा तो डर जाएगा. सो द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर. तो स्वामी हरिदास जी के साथ में जो बाकी सारे उनके चेले थे, जो म्यूजिशियंस थे, जो उनसे सीखा करते थे, वो डर से तितर बितर हो गए, वो इधर उधर भागने लगे. तो अगर शिष्य ऐसा करे, डर जाए, घबरा जाए, सो व्हाट शुड मिस्टर स्वामी हरिदास डू. स्वामी हरिदास को क्या करना चाहिए था, उन्हें समझाना चाहिए था, और ऐसा ही उन्होंने किया. उन्होंने क्या कहा कि डोंट बी अफ्रेड, डरो नहीं. उन्होंने कहा कि टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, कि बाघ हमेशा खतरनाक नहीं होते. तो हम लोग इसे ढूंढते हैं, देखते हैं कि आखिर बाघ है कहाँ, फिर आगे तय करेंगे. सो सडनली वन ऑफ हिज मेन सॉ ए स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड ए ट्री. देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ही सेड, ओनली दिस नॉटी बॉय. तो अब क्या हुआ कि स्वामी हरिदास जी के ट्रुप में जो इतने सारे उनके चेले थे, ट्रैवलर्स थे, म्यूजिशियंस थे, उसमें से किसी एक ने जब इधर उधर झांका तो उसने पकड़ लिया. किसे पकड़ लिया? उसने तानसेन को देख लिया. उसने कहा कि एक बच्चा यहाँ पर छिपा हुआ है पेड़ के पीछे में, और वही ऐसा कर रहा है. क्या कर रहा है कि वो बाघ की आवाज़ निकाल रहा है ना. अब यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा स्निपेट देख रहे हैं. तानसेन लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स. तो ये बात हम लोग आगे पढ़ेंगे. ही स्टेड विथ ए होली मैन कॉल्ड मोहम्मद गौस. अच्छा, मतलब वो जैसे मुस्लिम लोगों में फ़कीर होते हैं ना, जैसे हिंदू धर्म में साधु संत होते हैं, उसी तरह से मुस्लिम लोगों में फ़कीर होते हैं. तो आगे चल कर के तानसेन का मोहम्मद गौस नाम के एक फ़कीर के साथ में भी रहना हुआ था. ही मैरीड हुसैनी, वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी. और आगे चल कर के हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि तानसेन की शादी किससे हुई. हुसैनी नाम की महिला से हुई, जो कि रानी मृगनैनी के दरबार में हुआ करती थी. तो अभी हम लोग वापस अपनी स्टोरी में आते हैं. तो अब क्या हुआ यहाँ पे? अब हुआ कि जब स्वामी हरिदास जी के किसी एक चेले ने ये बात बता दी कि भाई यहाँ पर कोई शेर नहीं है, देयर इज ए नॉटी बॉय हु इज़ इमिटेटिंग द वॉइस ऑफ द रोअर ऑफ द टाइगर. तो अब मुझे लगता है सारे लोग थोड़े से रिलैक्स हो गए होंगे. बट व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ स्वामी हरिदास? स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम. अगर कोई दूसरा होता तो छोटे तानसेन को सज़ा देने के बारे में सोचता, लेकिन स्वामी हरिदास जी ने कहा कि नहीं. उन्होंने तय किया कि नहीं, मुझे उसे सज़ा नहीं देनी. ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड, योर सन इज़ वेरी नॉटी, ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, आई थिंक आई कैन मेक हिम ए गुड सिंगर. तो ये एक अनोखी बात हो गई
स्वामी हरिदास जी उसके बाद तानसेन के पिता के पास जाते हैं और उन्होंने उसके बारे में कहा कि वो शरारती है, नटखट है, लेकिन ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं उसे एक अच्छा गायक बना सकता हूँ। आखिर गाने वाले लोगों के लिए क्या खास बात होती है? गाने वाले लोगों की, म्यूजिशियंस की, सिंगर्स की आवाज़ सुरीली होनी चाहिए। उन्हें अपनी आवाज़ पर, अपनी वॉइस पर पकड़ होनी चाहिए। अच्छा, उनकी तान लंबी होनी चाहिए, उनके श्वासों पर नियंत्रण होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, है ना। तो बस अगर ऐसा कोई कर सके, ही कैन बी अ गुड सिंगर। तो इसीलिए स्वामी हरिदास जी ने ऐसी बात कही कि जब उन्होंने देख लिया कि ये छोटा बच्चा तानसेन इतनी आसानी से बाघ की आवाज़, चिड़िया की आवाज़, जंगली जानवरों की आवाज़ निकाल सकता है, तो उन्होंने आखिर उसके टैलेंट को पहचान लिया। मतलब जौहरी ने हीरे को पहचान लिया। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं ज़रा बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख रखा है, न्यू एज कोचिंग। तो आप सारे बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि आप सारे बच्चों ना ये न्यू एज कोचिंग, मेरा जो यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है ना, ताकि आपके पास में नोटिफिकेशंस आएँ। क्योंकि आगे चल कर के मैं आप सब बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ जो आपकी पढ़ाई में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर किसी बच्चे का स्कूल में कोई लेक्चर, कोई चैप्टर मिस हो गया है, तो वो इस लेक्चर को, वीडियो को इस्तेमाल कर सकता है। इफ़ यू डू नॉट वांट टू गो थ्रू द बुक, आप किताब नहीं पढ़ना चाहते, पढ़ने का मन नहीं है, यू वांट टू हियर, यू वांट टू लिसन द लेक्चर, यू कैन ऑप्ट फॉर माई लेक्चर ऑल्सो, है ना। अगर आपको रिवाइज करना है तो भी आप चाहो तो मेरा लेक्चर सुन करके रिवीजन कर सकते हो। और आप एक बार देखो तो सही कि मैंने कितने प्यार से आपके लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है ना। तो आगे बढ़ते हैं कि तानसेन वाज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें जंगल में उन्होंने स्वामी हरिदास और उनके ट्रुप को डराने की कोशिश की थी, एट दैट टाइम तानसेन वाज 10 years old बॉय। तो उसके बाद वो स्वामी हरिदास जी के साथ चले गए। ही लिव्ड विथ हिम फॉर 11 years, तो 10 साल से लेकर के अगले 11 साल, अप टू 21, उन्होंने स्वामी हरिदास जी के साथ में रह करके क्या किया? लर्निंग म्यूजिक एंड बिकेम ए ग्रेट सिंगर। उन्होंने उनके यहाँ संगीत की साधना की, संगीत की, म्यूजिक की प्रैक्टिस की, उन्होंने उनसे संगीत के बारे में सीखा और वो एक बहुत महान गायक बन गए। सो एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड, और इसी दौरान, ये तो बड़ी मतलब हालांकि सैर होने की बात है कि जब वो स्वामी हरिदास जी के पास रह कर के ट्रेनिंग ले रहे थे, उसी दौरान उनके पेरेंट्स गुजर गए। मुकंदन मिश्रा's dying wish was that the तानसेन should visit मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। मोहम्मद गौस was a holy man। अब अक्सर ऐसा होता है कि जब लोग मर रहे होते हैं तो उनकी कभी कभी कुछ ऐसी इच्छा होती है जो उनके घर के लोग, उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके दोस्त वगैरह पूजा करते हैं, उसको ज़रूर पूरा करते हैं। मरते हुए आदमी की आखिरी विश को पूरा करना अच्छा माना जाता है कि भाई ये आखिरी ख्वाहिश है उसकी। तो जो पेरेंट्स थे स्वामी हरिदास के शिष्य तानसेन के, उनके पिताजी का नाम था मुकंदन मिश्रा, उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि तानसेन को मोहम्मद गौस के पास भी ज़रूर जाना चाहिए था, है ना। उनके मन में उनके प्रति ऐसी रिस्पेक्ट की भावना रही होगी। तानसेन के पिता मुकंदन मिश्रा ने कुछ सुन रखा होगा, जान रखा होगा मोहम्मद गौस के बारे में। एंड हु वाज मोहम्मद गौस? मोहम्मद गौस वाज ए होली मैन। होली मैन का मतलब होता है मतलब पवित्र आदमी, संत आदमी, ऐसा आदमी जिसकी सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, पूजा करते हैं, मिलना चाहते हैं, जिनके उपदेश को सुनना चाहते हैं। मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बिन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम। और तानसेन के पिताजी अक्सर उनके यहाँ जाया करते थे। While living in Gwalior with Muhammad Ghaus, Tansen was often taken to the court of Rani Mrignani, who was a great musician herself. And there he met and married one of the ladies of the court. Her name was Hussaini.
तो आगे है कि अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए तानसेन ने मोहम्मद गौस के पास में विजिट किया, वो उनके पास गए उनका आशीर्वाद लेने के लिए, है ना। और उसके बाद तानसेन अक्सर मोहम्मद गौस के साथ में रानी मृगनयनी के दरबार में भी जाया करते थे, जब जिन दिनों वो मोहम्मद गौस के पास में थे। अब रानी मृगनयनी कौन है? शी वॉज ए ग्रेट म्यूजिशियन ऑल्सो। वो खुद में भी रानी तो थी ही ग्वालियर की, साथ में वो एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन भी थी। और वहीं रानी मृगनयनी के दरबार में ही बार बार आने जाने से तानसेन की मुलाकात वहाँ पर एक महिला से हुई जिसका नाम था हुसैनी, जिसके साथ में तानसेन की शादी होती है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? हु वाज द फादर ऑफ तानसेन? मुकंदन मिश्रा। तानसेन के गुरु का नाम क्या था? संत हरिदास। तानसेन के पिताजी की आखिरी इच्छा क्या थी? कि तानसेन मोहम्मद गौस से मिलने, उनका आशीर्वाद लेने जरूर जाएं। और ग्वालियर में तानसेन की मुलाकात किससे होती है? रानी मृगनयनी से। और रानी मृगनयनी के दरबार में आने जाने से वो मिलते हैं हुसैनी से, जिसके साथ में आगे चल करके उसकी, मेरा मतलब है तानसेन की शादी होती है। सो व्हाट्स नेक्स्ट? हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल। अब ये तो और अच्छी बात हो गई कि तानसेन की वाइफ हुसैनी, उन्होंने भी स्वामी हरिदास जी से म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया, उनकी वो शिष्या बन गई, डिसिपल। सो तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वेयर ऑल वेरी म्यूजिकल। ओहो, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी वाली बात हो गई, जनरेशंस। म्यूजिक कैरीड थ्रू आउट द जनरेशंस, है ना। पेरेंट्स मुकंदन मिश्रा से तानसेन में, तानसेन और तानसेन की वाइफ हुसैनी, और उसके बाद तानसेन के बच्चों में भी। तानसेन के कितने बच्चे थे? तानसेन हैड 5 चिल्ड्रन। और ये सारे बच्चे भी आगे चल करके संगीतकार हुए, इन्होंने भी संगीत की साधना की। तानसेन हैड by this time become very famous. Sometimes he sang before Emperor Akbar, who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court. अब यहाँ पर एक और टर्निंग पॉइंट है तानसेन की लाइफ में। हम लोगों ने क्या क्या टर्निंग पॉइंट देखे तानसेन के? फर्स्ट टाइम व्हेन ही इंटरेक्टेड विथ स्वामी हरिदास, तो वहाँ से वो अगले 11 साल के लिए हरिदास जी के पास में म्यूजिक की ट्रेनिंग लेने चले आते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला टर्निंग पॉइंट आता है जब वो मोहम्मद गौस के पास जाते हैं, और वहाँ पर ही रानी मृगनयनी के दरबार में उनकी मुलाकात होती है हुसैनी से। सेकेंड टर्निंग पॉइंट जब उनकी शादी होती है। एंड हेयर अगेन वी सी अनदर टर्निंग पॉइंट व्हेन तानसेन काफ़ी वो प्रसिद्ध हो गए थे, ही वॉज वेरी फेमस। और अकबर तो उस समय के बहुत बड़े महाराज राजा हुआ करते थे, पूरे देश पर उनका शासन था, है ना। अकबर बहुत ही इम्प्रेस थे उनके बारे में जान करके, सुन करके, तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ को जोर दिया, है ना, अपने लोगों को भेजा किस बात के लिए? कि तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट, तानसेन को उनके दरबार में आना चाहिए, उनके दरबार में शामिल होना चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इस कहानी में क्या क्या बात होती हैं, क्या होता है जब तानसेन अकबर के दरबार में आते हैं, इनके साथ में वो रहना शुरू करते हैं, इनके दरबार की शोभा बढ़ाते हैं। तानसेन बिकेम ए फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट। तो और भी जो म्यूजिशियंस रहे होंगे उनकी तुलना में अकबर ने इनको ज़्यादा फेवर किया होगा, और क्यों ना भाई, क्योंकि तानसेन बहुत बड़े संगीतकार जो थे। अब यहाँ पर आगे चल कर के हम लोग एक स्टोरी पढ़ेंगे कि कैसे तानसेन ने अकबर के दरबार में राग दीपक गाया। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेघ आफ्टर राग दीपक टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ द लेटर। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा रागों के बारे में। राग क्या होते हैं? तो एक्चुअली में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में राग जो होते हैं उसमें सरगम के सुरों को अलग अलग तरीके से धुन बना करके गाने की बात होती है, और हर राग को गाने का समय भी अलग अलग होता है। कई बार तो रागों के गाने का मौसम भी अलग अलग होता है। कुछ राग सवेरे गाए जाते हैं, कुछ शाम में, कुछ दोपहरी के लिए होते हैं।
और रागों को अगर सही तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से अगर गाया जाए तो ये राग अक्सर आसपास के माहौल पर, इन्वायरमेंट पर अपना असर भी डालते हैं। तो ऐसी ही एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक इंसिडेंट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, एंड इट इज़ अबाउट राग दीपक एंड राग मेघ। मेघ आप समझ रहे हैं ना, क्लाउड, बादल, बरसात को लाने वाले। एंड राग दीपक, दिया जल सकता है, आग लग सकती है, ऐसे ही कुछ बातें हैं। मैं थोड़ा सा बचा करके रख रहा हूँ बातें, आगे बताऊँगा। सो तानसेन को अकबर ने अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया, क्योंकि तानसेन को अकबर तानसेन को अपने दरबार में रखना चाहते थे। ये साल कौन सा है? इट इज़ ईयर ऑफ 1556, जब मुगलों का शासन था अपने देश में। सो तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556 एंड सून बिकेम ए ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्पेरर। अब राजा को जो लोग पसंद आते हैं तो वो तो भाई पसंद आ गए तो आ गए, अब उनकी खातिरदारी होगी, उनको मान सम्मान मिलेगा, उन्हें नवरत्न बनाया जाएगा। सो अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस। अब लो भाई, अकबर को तानसेन का गाना, उनका संगीत इतना ज़्यादा पसंद था कि वो किसी भी समय उन्हें बुला लेते थे, दिन हो रात हो, कि भैया आकर के मुझे गाना सुनाओ। और अक्सर कभी कभी वो तानसेन के घर में भी चलाया जाया करते थे उनकी प्रैक्टिस को सुनने के लिए। जो लोग संगीतकार होते हैं दे यूज़ टू प्रैक्टिस, वो रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, और संगीत के प्रैक्टिस को हम लोग रियाज कहते हैं, RIYAZ, रियाज, उर्दू में इसे रियाज बोलते हैं। और जो भी संगीतकार होते हैं वो अपनी लय को, अपनी कला को बनाए रखने के लिए, उसमें महारत हासिल करने के लिए, और कई बार वो नए नए एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं, कुछ चीज़ें ढूंढ करके भी निकालते हैं, तो उसके लिए वो अक्सर रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अकेले में भी, कभी गुरु के सानिध्य में, गुरु के साथ बैठ करके भी। तो राजा अकबर के बारे में बात है कि ही ऑल्सो गेव हिम मेनी प्रेजेंट्स। तो राजा लोग जिस पर मेहरबान हो जाएं, और तानसेन तो उनके फेवरेट थे, तो अक्सर वो उन्हें काफ़ी सारे गिफ्ट भी देते थे। सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन। कोर्टियर्स मीन दरबारी, जैसे आजकल होता है ना, आजकल के राजा कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, और उनके कोर्टियर्स कौन होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर, जैसे कि नरेंद्र मोदी हैं आजकल, और उनके कैबिनेट में जो बाकी सारे मिनिस्टर हैं। तो ये तो बात है लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की। बट व्हाट अबाउट मोनार्की? अकबर एक राजा थे, शहंशाह थे, इम्पेरर, है ना, तो उनके दरबार में दरबारी हुआ करते थे। तो जब अकबर ने इसको, तानसेन को ज़्यादा फेवर, ज़्यादा गिफ्ट, ज़्यादा मान सम्मान देना शुरू किया, तो उनके दरबार में जो बाकी सारे दरबारी थे, दे बिकेम जेलस ऑफ तानसेन, ईर्ष्यालु हो गए, और वे कहते थे कि वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रूइंड। दे डिक्लेयर्ड वन ऑफ द कोर्टियर्स, शौकत मियाँ हैड ए ब्राइट आइडिया। तो भाई तरह तरह के लोग होते हैं ना जलने वाले, तो जलने वाले लोगों में से एक जो दरबारी था, या बाकी लोगों ने मिलकर के ये चीज़ सोचा कि हम लोग तब तक रेस्ट नहीं करेंगे, आराम नहीं करेंगे, आराम से नहीं रह सकते जब तक तानसेन रूइन नहीं हो जाते। मेरा मतलब है तानसेन बर्बाद नहीं हो जाते। तो उन्होंने आपस में एक डिसीजन लिया और डिक्लेयर किया, और उसमें से एक थे शौकत मियाँ, जिनके दिमाग में बड़ा ही ब्राइट आइडिया। अब हालांकि ये तो ब्राइट आइडिया लिखा है, लेकिन ये तानसेन को परेशान करने वाला आइडिया होगा। वी विल सी व्हाट इज़ दिस आइडिया। ठीक है, तो लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक। शौकत मियाँ ने क्या कहा कि चलो हम लोग ऐसा करते हैं कि उसे राग दीपक गाने को कहते हैं। तो दूसरे ने पूछा कि हाउ विल दैट हेल्प अस, कि भाई राग दीपक गाने से और ऐसा कहने से हमें क्या मदद मिलेगी, है ना, क्योंकि ये सारे के सारे लोग तानसेन से ईर्ष्या करते थे। तो शौकत मियाँ ने बताया कि इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग, नाउ ऑल ऑफ यू, मैं आप सारे स्टूडेंट से कह रहा हूँ कि यहाँ पर ज़रा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या ध्यान देने की ज़रूरत है? कि व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट राग दीपक, वो बताया जा रहा है यहाँ पे, जो इस कहानी में शौकत मियाँ कहने जा रहे हैं। ठीक है,
तो शौकत मियाँ कहते हैं कि इफ़ राग दीपक इज़ प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न टू एसेज। कि अगर राग दीपक को प्रॉपरली अच्छे तरीके से पूरी तरह से नियम कानून से कायदा से, है ना, जो नियम है राग दीपक को गाने का, सारे स्वरों के आरोह अवरोह सारी तान अगर उसी तरीके से सरगम ली जाए तो इसका ऐसा असर होता है कि हवा गर्म हो जाती है, आसपास का माहौल गर्म हो जाता है, एंड इट कैन बर्न द सिंगर टू एसेज, कि ये गाने वाले को जला भी सकता है, राख बना सकता है। एंड तानसेन वॉज ए वेरी गुड सिंगर, इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम। ऐसा सोचा, ऐसा प्लान किया शौकत मियाँ ने कि अगर राग दीपक को तानसेन अच्छे से गाएंगे तो हवा इतनी गर्म हो जाएगी और उसके बाद में तानसेन जल करके राख हो जाएंगे, और वो अच्छे गायक हैं तो वो उसे अच्छे से गाएंगे ही गाएंगे, और जब वो गा करके जल करके राख हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो हमें उनसे मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा प्लान किया, बड़ा ही डेंजरस प्लान किया, है ना। सो शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड वी डोंट थिंक तानसेन इज ए ग्रेट सिंगर। ये तो चैलेंज करने वाली बात हो गई कि शौकत मियाँ ने अकबर के पास में जाकर के कहा, और ये चैलेंज अकबर के लिए भी है और तानसेन के लिए भी है। अकबर चूँकि बहुत ही रिस्पेक्ट देते थे और बहुत मानते थे, बहुत ही फेवरेट थे तानसेन उनके, और तानसेन तो भाई पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे, भारत के प्रसिद्ध गायक थे, सबसे बड़े गायक थे, तो दोनों के लिए ही चैलेंज है। तो शौकत मियाँ ने कहा कि मुझे लगता है तानसेन ग्रेट सिंगर नहीं है, और अगर हैं लेट अस टेस्ट हिम, हम लोग उनकी टेस्ट लेंगे, जांच करेंगे। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली। तो शौकत मियाँ ने कहा कि अगर वो अच्छे सिंगर हैं, महान गायक हैं, तो उन्हें आप राग दीपक गाने को कहो, और अगर वो इसे प्रॉपरली अच्छे से गा लेते हैं तभी हम लोग मानेंगे। इन दैट केस वी विल बी कन्विंस दैट तानसेन इज ए ग्रेट सिंगर। तो ये एक चैलेंज था अकबर के लिए और तानसेन के लिए। हो सकता है अकबर को इस राग दीपक के स्पेशल फीचर्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मालूम ना रहा हो। ओके, सो इन द नेक्स्ट पैराग्राफ वी विल सी अबाउट इट। सो ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग। तो इस तरह का दावा किया अकबर ने, क्योंकि उन्हें अपने तानसेन पर इतना भरोसा था कि वो इसे ज़रूर गा सकते हैं, तानसेन कुछ भी गा सकते हैं। तानसेन वाज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसोबे द किंग। अब तानसेन राग दीपक की बारीकियां जानते थे, है ना, किसमें खतरा है, डर है, लेकिन वो अकबर की बात, राजा की बात को डिसोबे नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने क्या कहा, ही सेड वेरी वेल माई लॉर्ड, ही सेड बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी अच्छी बात है मेरे मालिक, महाराज, मैं आपके लिए गाना गाऊंगा, राग दीपक गाऊंगा, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, टू प्रिपेयर माई सेल्फ, मुझे थोड़ा सा तैयारी के लिए समय चाहिए। So Tansen went home. He had never been more downcast and unhappy. So here we see two special words, downcast and unhappy. Unhappy आप समझ रहे हो ना, उदास होना, और downcast मतलब है कि कभी भी उन्होंने इस तरीके से अपने आप को कमज़ोर नहीं पाया होगा, इतना शक्तिहीन नहीं पाया होगा, इतना विवश, इतना फोर्स्ड, इतना मजबूर नहीं पाया होगा तानसेन ने कि करें तो क्या करें, है ना। नहीं गाने पर राजा को डिसोबे करने की बात है, अकबर को नाराज़ करने की बात है, और गाने पर कितना बड़ा रिस्क है कि सिंगर जल सकता है गाते हुए, सिंगर जलते जलते गाते गाते जल करके राख हो सकता है राग दीपक को। सो आई कैन सिंग द राग, ही टोल्ड हिज वाइफ, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एसेज। तो क्या होता है कि अगर लोग बहुत परेशानी में होते हैं तो वो किसके साथ शेयर करते हैं, किसके साथ डिस्कस करते हैं। देयर आर टू पर्सन्स टू शेयर विथ। या तो अगर लोग शादीशुदा हैं तो वो अपनी वाइफ से डिस्कस करते हैं, या फिर वो अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। सो इन दिस केस वी सी दैट
तानसेन ने अपनी वाइफ से शेयर किया, अपनी वाइफ हुसैनी से डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया? और इसलिए भी डिस्कस किया क्योंकि हुसैनी भी संत रविदास की शिष्या रह चुकी थी, उन्होंने भी म्यूजिक की ट्रेनिंग ली थी, वो इस बात को समझ सकती थी। तो तानसेन ने कहा, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एसेज। कि राग दीपक मैं गा सकता हूँ, लेकिन इसके गाने से जो गर्मी पैदा होगी उससे ऐसा होगा कि चिराग जल जाएंगे, लैंप जल जाएंगे, दिए जल जाएंगे, दीपक जलेंगे। लेकिन सिर्फ यही नहीं जलेंगे, इसके साथ साथ मैं भी जल सकता हूँ और मैं भी राख हो सकता हूँ। इतना असर और ऐसा असर हो सकता है दीपक राग का, है ना। सो नाउ व्हाट हैपेंस, देन ही हैड एन आइडिया। अब ये आइडिया किसके पास में आया? तानसेन के पास में। क्या? कि इफ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन। तो ये आइडिया तानसेन के पास में आया कि अगर उसी समय में कोई राग मेघ गाता है, मेघ राग गाता है, मेरे ख्याल से मेघ राग और मेघ मल्हार सिमिलर होंगे या एक जैसे हो सकते हैं। तो तानसेन का आइडिया था कि जब मैं दीपक राग गाऊंगा उसी समय कोई राग मेघ गाता है और अच्छे से गाता है तो बारिश होगी, और बारिश होने से पहले ठंडी हवा होगी, और बारिश होने के बाद में दिए बुझ जाएंगे और मेरे शरीर में जो जलन होगी राग दीपक की वजह से वो भी बुझ सकती है और बातें ठीक हो जाएंगी। तो ये आइडिया था कि इफ़ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन। Perhaps our daughter Saraswati and her friend Rupavati could do it, he said. तो तानसेन ने अपनी वाइफ हुसैनी से ये चीज़ें डिस्कस की कि राग मेघ कौन गा सकता है। उनकी जो बिटिया है सरस्वती और उसकी दोस्त रूपवती, वो राग मेघ गा सकती हैं, और इस तरीके से अगर मैं दीपक राग गा करके जलने लगूंगा तो इन दोनों की राग मेघ गाने से बारिश होगी, जिससे ये आग शांत हो सकती है और मैं बच सकता हूँ। सो ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ। तो यही तैयारी का समय चाहिए था तानसेन को, जो तैयारी का समय, प्रिपरेशन टाइम उन्होंने डिमांड किया था, रिक्वेस्ट किया था राजा अकबर से। तो तानसेन ने इन दोनों लड़कियों को, सरस्वती और रूपवती को, राग मेघ की ट्रेनिंग दी ताकि वो प्रॉपरली गा सकें। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स। देखो 2 हफ्ते तक इन दोनों लड़कियों ने राग मेघ की प्रैक्टिस की। तानसेन टोल्ड हिम, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग। तो ये एक प्रिकॉशन की बात या एक प्लानिंग की बात शेयर की तानसेन ने दोनों लड़कियों से कि तुम्हें ये राग मेघ तभी गाना है जब दिए जलने शुरू हो जाते हैं, है ना, और तब तुम्हें राग मेघ गाना शुरू करना है। अब हम लोग यहाँ स्निपेट्स में देख रहे हैं क्या लिखा है कि बोथ रागाज वेयर संग अकॉर्डिंग टू प्लान, है ना। राग दीपक, इसे भी एक प्लानिंग के तौर पर गाया गया और राग मेघ भी एक प्लानिंग करके गाया गया। ये आगे पढ़ेंगे। अकबर पनिश तानसेन्स इनेमीज। अकबर ने आगे चल कर के तानसेन के दुश्मनों को सजा दी, पनिशमेंट दिया। एंड देयर इज इंफॉर्मेशन अबाउट तानसेन्स डेथ। तो तानसेन की मृत्यु होती है 1585 में, ये भी हम लोग आगे जानेंगे। तो अभी हम लोग फिर वापस आते हैं कहानी के बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पर, जहाँ पर शौकत मियाँ ने अकबर को बोल करके तानसेन को एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया हुआ है। एंड तानसेन इज प्रिपेयरिंग फॉर द सेम, ही इज गोइंग टू फेस द चैलेंज विद द हेल्प ऑफ हिज डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती। तो अब क्या होता है, नाउ दिस इज द शो टाइम, जब ये चीज़ें होने वाली हैं। द लीजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंग राग दीपक। तो जैसा कि कोई तारीख, कोई डेट फिक्स किया गया होगा कि भाई आज के दिन तानसेन राग दीपक गाएंगे। तो लीजेंड किसे कहा गया है? तानसेन को। लीजेंड आप समझते हो ना, बहुत बड़े आदमी को, बहुत महान आदमी को लीजेंड कहते हैं।
तो उस दिन सारा शहर और शहर के काफ़ी सारे लोग जमा हुए होंगे कि वो सुनेंगे कि तानसेन राग दीपक कैसे गाते हैं। When he began to sing, the air became warm. तो जैसा कि होना था और जो असर होता है राग दीपक का, कि जब तानसेन ने राग दीपक गाना शुरू किया तो हवा गर्म होने लगी। Soon people in the audience were bathed in perspiration. तो थोड़ी ही देर में जितने भी श्रोता दर्शक बैठे हुए थे वो पसीने से नहा गए। एंड द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड। आसपास के पेड़ों पर जो पत्तियां लगी हुई थी वो सबके सब सूखने लगे और सूख करके गिरने लगे। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड बर्ड्स फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगेन टू ड्राई। अब राग दीपक के असर से ये भी हुआ कि इन पेड़ों पर जो पक्षी बैठे हुए थे वो मर मर करके गर्मी की वजह से गिरने लगे और नदी का पानी जो था वो गर्म होने लगा। सो नाउ हियर यू कैन सी इन दी पिक्चर क्या इफेक्ट दिखाया जा रहा है यहाँ पर राग दीपक का। ये है मिस्टर तानसेन जो राग दीपक गा रहे हैं। यहाँ लोगों को पसीने छूट रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि इसमें पेड़ों के पत्ते सूख सूख करके नीचे गिर रहे हैं और नदी के पानी के गर्म होने की चीज़ें भी दिख रही हैं। पक्षियों के मरने का सीन भी है। तो इस तरीके का असर हो रहा था राग दीपक के गाने का। तो नदी का पानी बॉयल होने लगा, उबलने लगा। पीपुल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ नोवेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स। आगे इसका जो सबसे क्लाइमेक्स वाला असर था वो ये हुआ कि आसपास में आग की लपटें उठने लगीं और दिए जलने लगे और ऐसी ऐसी जगहों से आग की लपटें उठने लगी जो कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि आग आखिर जल कहाँ से रही है। एंड इट वाज ऑल ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ राग दीपक बीइंग संग बाय मियां तानसेन, है ना। तो ये सारा कुछ हो रहा था राग दीपक की वजह से। तो एज पर प्लानिंग ऑफ द तानसेन अब क्या होना था कि अब सरस्वती और रूपवती को राग मेघ गाना था। सो एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघ। और तभी सरस्वती और रूपमती ने राग मेघ गाना शुरू किया। नाउ व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ राग मेघ, ये जानेंगे हम लोग। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन, तानसेन वाज सेव्ड। तो राग मेघ के प्रॉपरली गाने से सरस्वती और रूपवती ने जब राग मेघ गाया तो आसमान में बादल घिर आए, ठंडी ठंडी हवा बहने लगी और बारिश होने लगी। और ये जो आग जलने की बात हुई, दिए जलने की बात हुई, नदियों के पानी उबलने की बात हुई और साथ साथ में मतलब जो डर था कि तानसेन के शरीर में आग लग सकती है, ये सारी चीज़ें शांत हो गई। सो तानसेन वाज सेव्ड and the story goes that he was very ill after this and Akbar was sorry that he had caused him so much suffering। और कहा जाता है कि ये राग दीपक गाने से तानसेन बच तो गए चूँकि उनकी बिटिया ने और बिटिया की दोस्त ने राग में गा करके आग को शांत कर दिया, लेकिन तानसेन के शरीर में जो जलन हो गई थी जिसकी वजह से वो आगे चल करके काफ़ी दिनों तक बीमार भी रहे। और अकबर ने इसके लिए सॉरी फील किया क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी वजह से ही तानसेन को ये तकलीफ़, ये दर्द हो रहा है। एंड अकबर पनिश्ड तानसेन्स इनेमीज। व्हेन तानसेन गॉट वेल द इंटायर सिटी रिजॉयस्ड। रिजॉयस्ड आप समझ रहे हो ना, आनंद की अनुभूति करना, खुशी मनाना, खुशी महसूस करना। आगे चल कर के अकबर ने तानसेन के दुश्मनों को सजा भी दी और जब तानसेन पूरी तरह से ठीक हो गए तो शहर के लोगों ने खुशियाँ मनाई, उत्सव मनाया। And Tansen remained Akbar's court singer till 1585 when he died। और उसके बाद से तानसेन 1585 तक अकबर के दरबार में लगातार लीड सिंगर के तौर पर बने रहे। He composed several new ragas। तो आगे चल कर के तानसेन ने भी कई सारे नए राग बनाए, है ना। जिस तरह का राग जैसे कि दीपक है, राग मेघ है, राग यमन, राग भैरव, राग अहीर भैरव, बहुत सारे राग होते हैं। तो ऐसे ही कुछ राग आगे चल कर के तानसेन ने भी बनाए। जैसे साइंटिस्ट लोग नए नए इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेंट करते हैं ना, उसी तरह से म्यूजिशियंस नए राग बना सकते हैं।
So Tansen's tomb is in Gwalior. It is a place of pilgrimage for musicians. तो ये आखिरी बात है कि तानसेन का जो मकबरा है वो ग्वालियर में है और आज के समय में ये तीर्थ स्थान है किन लोगों के लिए, म्यूजिशियंस के लिए, वो सारे लोग जो म्यूजिक को फॉलो करते हैं, संगीत की आराधना करते हैं, संगीत साधना, संगीत को पूजा मानते हैं। तो ये सब के सब लोग एक बार जाकर के तानसेन के मकबरे पर अपना मत्था टेकते हैं, वहाँ जाकर के आशीर्वाद लेना चाहते हैं, है ना। इतने बड़े, इतने महान गायक थे तानसेन, जिसके बारे में आज हम लोगों ने ये कहानी पढ़ी। एंड दिस वाज द चैप्टर 5 of class 6th students who are studying, who are following NCERT syllabus. Name of the book is A Pact with the Sun. तो बच्चों इस तरीके से आज मैंने आपको ये चैप्टर यहाँ पर पढ़ाया जिसका नाम था तानसेन। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मुझे लगता है आप सब बच्चे तानसेन के बारे में आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी हो गई होगी, है ना। आप चाहो तो तानसेन पर एक छोटा सा एस्से भी लिख सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट। आई विल ऑल्सो इंक्लूड some lines, some sentences about Tansen which will guide you through to write an essay about Tansen. अगर आप ये चीज़ें देखना चाहते हैं तो आपको इस लेक्चर का जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है वो भी देखना होगा। अब मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को तानसेन की कुछ तस्वीरें दिखा दी जाए, है ना। तो ये जो तस्वीर मैंने पहले दिखाई थी आपको, ये एक पोस्टल स्टैम्प है जो भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने तानसेन को रिस्पेक्ट देने के लिए जारी किया होगा और इस पर ईयर लिखा है 1986। तो 1986 में ये पोस्टल स्टैम्प जारी हुआ होगा। आगे देखते हैं मैंने क्या क्या कलेक्शन रखा है तानसेन के बारे में। एक और ये तस्वीर आप देख सकते हो तानसेन की, जिसमें वो म्यूजिक का रियाज करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीर है तानसेन के गुरु संत हरिदास जी की। आप देखो संत है ना, तो इसीलिए ऐसे दिख रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है, गुरु के बिना ज्ञान पूरा नहीं होता। तो उसी तरह से संत हरिदास जी ने बचपन में ही तानसेन की प्रतिभा को, उनके टैलेंट को पहचान लिया था और उन्होंने उसे निखारने का काम किया। नहीं तो क्या होता कि तानसेन बस वैसे ही शरारतें करते रह जाते जंगल में, है ना। और यहाँ पर हम लोग ये जो पिक्चर देख रहे हैं कि कैसे संत हरिदास बैठे हुए हैं और ये शायद तानसेन उनके पास उनसे संगीत की शिक्षा ले रहे हैं। ये भी एक पोस्टल स्टैम्प है संत हरिदास के बारे में। और ये पोस्टल स्टैम्प कब जारी किया गया है, ये ईयर तो इसमें नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें संत हरिदास जी का डेट ऑफ बर्थ और डेथ ईयर भी मेंशन है। 1478 में इनका जन्म हुआ था और 1573 में इनकी मृत्यु हुई है। और यहाँ पर जो संस्कृत में एक लाइन लिखी है उसका मतलब समझने की कोशिश करो आप सब। ये भी तानसेन की तस्वीर है। यहाँ पर दिखाया गया है कि आसपास में कैसे नेचुरल सीनरी है। यहाँ पर मैं एक मोर का चित्र भी देख रहा हूँ। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। There are some sentences about Swami Haridas and Tansen. Swami Haridas said that Tansen was talented because on seeing Swami and his disciples resting in the forest, he hid behind a tree and roared like a tiger and managed to frighten his disciples. तो ये तो वही स्टोरी है जो अभी हम लोगों ने आपको पढ़ करके सुनाया, जो मैंने लेक्चर डिस्कस किया है। तो ऐसा होता है, ये गुरु की पारखी नज़र थी जो उन्होंने पहचान लिया कि हाँ ये बच्चा आगे चल कर के इतना बड़ा म्यूजिशियन हो सकता है। ये एक तस्वीर है जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कभी राजा अकबर भी स्वामी हरिदास से मिलने गए होंगे और उस जंगल का नाम है निधि वन। और यहाँ पर ये एक सीन है कि
जब राजा वगैरह के दरबार में संगीतकार गायक लोग अपना प्रोग्राम, अपना गायन प्रस्तुत किया करते थे तो किस तरह का सीन हुआ करता होगा। तो आप सोच सकते हो कि ये दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अकबर एंड दिस पिक्चर इज़ मियां तानसेन, और यहाँ पर बाकी सारे जो उस संगीत में सपोर्ट करने वाले कलाकार हैं वो बैठे हुए दिख रहे हैं। सो नाउ दिस इज़ ओवर। तो बच्चों आज का ये लेक्चर कैसा लगा, जिसमें मैंने आपको मियां तानसेन के बारे में बताया है ना। तो मैंने इंग्लिश का एक चैप्टर भी डिस्कस किया और साथ साथ में थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के एक ग्रेटेस्ट सिंगर तानसेन के बारे में। आप सब बच्चों में से कुछ बच्चों की ये रुचि हो सकती है कि वो आगे चल कर के इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखना चाहें। तो अगर कोई बच्चा सीखना चाहता है तो मैं उसे आशीर्वाद देना चाहूँगा, माई बेस्ट विशेज़ टू हिम हर। ओके, तो एक बार फिर से कहूँगा कि आप मेरे चैनल न्यू एज कोचिंग को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जल्दी ही मैं आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर सेशन के साथ में। द सब्जेक्ट में भी इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, कुछ भी हो सकता है, और मैं जल्दी से आपके लिए एक नया लेक्चर आकर के आ रहा हूँ। तो तब तक आप सब अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ाई अच्छे से करेंगे। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। बाय बाय।